Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 11. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी. आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सेबी का ऑब्जेक्टिव नहीं है. सेबी हमने पढ़ा था जब हमने कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा था. कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है टू रेगुलेट सिक्योरिटीज़ मार्केट, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेस, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट. आपको पता होगा कि जो सेबी है वो सभी के लिए वर्क करता है, सभी इन्वेस्टर के लिए वर्क करता है, बजाय कि किसी इंडिविजुअल के बिजनेस को प्रमोट करने की. यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि जो सेबी है वो सभी के लिए वर्क करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. सेबी का ये भी फंक्शन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करे, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोके और जो मार्केट है उसकी डेवलपमेंट को भी प्रमोट करे. ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं सेबी के. सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाम से पता चल रहा है कि सिक्योरिटीज़ में डील करता है और उनको जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, उसको ये रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इन्वेस्टर्स को जैसे एजुकेशन जो होनी चाहिए उसका राइट प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर एजुकेशन को प्रमोट करता है, जो अंडर राइटर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके जो उनका भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रॉपर वे उसको मिलता है सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए सभी को. टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, कोई भी फ्रॉडलेंट माल प्रैक्टिस ना हो स्टॉक मार्केट में. ये भी देखता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक वर्ड आता है कि जो सेबी है क्या वो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है. और इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या चीज़? इनसाइडर ट्रेडिंग होता है जैसे कि जो अंदर की जो जानकारी होती है, और अगर तो किसी की जो वो कोई अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है वहाँ पे उसने जो है अंदर की जानकारी निकाल ली, जैसे कि अभी जो पर्टिकुलर शेयर हैं उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है. तो ऐसे में अगर उसने पहले ही ज़्यादा शेयर्स को ख़रीद लिया और फिर जैसे ही मार्केट में शेयर्स की रेट ज़्यादा हाई हुए तब उसने सेल कर दिया, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या बोला जाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग की. ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस पे भी जो सेबी है वो कंट्रोल करता है, इस पे निगरानी रखता है कि किसी टाइप की इनसाइडर ट्रेडिंग वहाँ पे ना हो, कोई अंदर की जानकारी निकाल के और उसका मिसयूज़ ना करे. एंड फोर्थ कहता है प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट को भी सेबी प्रमोट करता है. अब नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश प्रोवाइड द adequate and accurate information about quality, quantity, purity, standard and the price of goods and services. कौन प्रोवाइड करता है आपको एडिक्वेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी के बारे में, गुड्स या सर्विसेज की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में आपको कौन सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं. आपको पता होगा जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमें कुछ राइट्स मिले हैं, जिसमें एक जो कंज्यूमर होता है उसको चूज़ करने का राइट है कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, या कॉम्पिटिटिव जो गुड्स हैं वो किसी भी गुड्स को चूज़ कर सकता है, सर्विसेज को अपने लिए चूज़ कर सकता है. तो राइट टू चूज़ का ये भी है. राइट टू हियर, टू बी हियर, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी. लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राइट है जिसमें आपको एडिक्वेट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार मिलता है. तो वो है राइट टू बी इन्फॉर्म. मीन्स आपको जो है इन्फॉर्म किया जाना चाहिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी कैसी है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, प्राइस कैसा है, जो पर्टिकुलर गुड्स आप या सर्विस जो है लेने जा रहे हो. तो ये आता है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे सभी राइट्स के बारे में. जैसे कि अब्राहम मास्लो ने हमें एक नीड की हायरार्की बताई थी, वैसे ही हायरार्की इसमें भी है. जैसे कि बेसिक नीड होनी चाहिए, पहले तो जो भी कंज्यूमर है उसकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं वो तो फुलफ़िल होनी ही चाहिए, जैसे सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बहुत ही बेसिक होती हैं. हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, शेल्टर, ये सारी जो हैं बेसिक नीड में आती हैं. सेकंड फिर वो देखता है कि सेफ्टी की. तो एक कंज्यूमर की सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो या आप खरीदते हो उससे आपकी लाइफ को कोई डेंजर नहीं होना चाहिए, खतरा नहीं होना चाहिए, कोई हजार्डियस जो है हेल्थ और लाइफ को लेके नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट.
थर्ड कहता है इन्फॉर्मेशन का भी राइट होता है कि द राइट इज़ टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसऑनेस्ट एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग एंड लेबलिंग। आपको पता होगा कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है अगर तो वो गलत दी गई है और आपने उसको देख करके और कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन वो बिल्कुल गलत थी, उसमें दी गई इन्फॉर्मेशन गलत थी और जो है आपकी लाइफ अभी डेंजर में है या कुछ अदर उसमें प्रॉब्लम हुई है, तो हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपने राइट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेलर है या फिर जो एडवर्टाइजिंग दी गई है उसमें सही इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो ये भी कंज्यूमर का राइट होता है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। द राइट टू बी गिवन द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन नीडेड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वही दी जानी चाहिए कि जब हम अपनी चॉइस बनाते हैं कि हाँ हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है तो वो उसको खरीदने के लिए सही हो वो चॉइस, ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मिसलीड कर दे, जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप अपनी जो है सेल इंक्रीज़ कर रहे हो, कि मार्केटिंग गलत तरीके से कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही प्रोवाइड करनी चाहिए। राइट टू चूज़ कहता है कि कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट हैं या कॉम्पिटिटिव प्राइस पे जो प्रोडक्ट हैं आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन का, रिड्रेस का, कंज्यूमर एजुकेशन का ये भी राइट होते हैं कि आपके साथ अगर जो कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आपने कोई गलत प्रोडक्ट खरीद लिया या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है या फिर आपको हाई रेट्स पर दे दिया जबकि वो कम रेट्स पर भी कई जगह पर अवेलेबल है, तब आपने जो है केस फाइल किया तो वहाँ पे आपको सुनवाई का भी अधिकार है। और कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि अपने राइट के बारे में सभी कंज्यूमर्स को नॉलेज होनी चाहिए, ये भी राइट जो है प्रोवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज इन पीएलसी। पीएलसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले होती है इंट्रोडक्शन स्टेज एंड देन ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड डिक्लाइन। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो मार्केट इंट्रोडक्शन में नहीं आता पीएलसी की। अब पीएलसी में सबसे पहले ही आता है इंट्रोडक्शन। जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू होता है, आप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, तब आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस, उसके बारे में नॉलेज किसी को नहीं है, तब वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड को क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस जगानी पड़ेगी कि हाँ आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में आया है। दूसरा, आपको डिमांड भी क्रिएट करनी पड़ेगी कि लोग जो है उसको खरीदें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉस्ट वहाँ पे कम नहीं होगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में कभी भी कॉस्ट कम नहीं होती है, कॉस्ट हमेशा हाई होती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है और उसमें आपको सेल्स जो है लोगों को अवेयर करने के लिए एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। और प्रोडक्शन भी आप हाई लेवल पर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आपका प्रोडक्ट चले ना चले इस बारे में भी आपको गारंटी नहीं है। एक बार जब आपका प्रोडक्ट खूब अच्छे से सेल होने लग जाता है, जब आप मैच्योरिटी स्टेज पे होते हो, ग्रोथ स्टेज पे होते हो, तब आप सोचते हो कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो और ज़्यादा प्रोडक्शन से आपको जो है कॉस्ट आपकी कम आने लगती है। सो जो यहाँ पे पीएलसी की इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, यहाँ पे कॉस्ट कभी भी कम नहीं होती। सो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बाकी को भी देख लेते हैं। मेक्स नो मनी एट दिस स्टेज, आपका प्रोडक्ट नया है, आप अभी प्रॉफिट में नहीं जा रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल ना के बराबर ही प्रॉफिट होते हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल नया है और अभी तो आप लोगों को जस्ट अवेयर करवा रहे हो कि ये भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, लोग इसको खरीदे, डिमांड क्रिएट कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा दे रहे हो, सेल भी आपकी कम है और यहाँ पे भी कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। बाद में धीरे धीरे जो है, जब जैसे आपकी सेल इंक्रीज़ हो गई, आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, तब उसके कॉम्पिटिटर आएंगे, तब जो है और भी लोग वैसा ही प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, तब कंपटीशन आएगा ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज पे। अब जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे कॉस्ट कम होती है, डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है और मनी मींस प्रॉफिट तो बहुत ही ना के बराबर होते हैं और कंपटीशन भी बहुत कम या ना के बराबर होता है। अगर हम बात करें ग्रोथ स्टेज की, ग्रोथ स्टेज में डिमांड, अब आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल चुका है, सभी को लोग खरीदने लग गए हैं, वहाँ पर सेल बढ़ गई है, प्रॉफिट बढ़ गए हैं
और आप प्रोडक्शन जो है ज़्यादा लेवल पे कर रहे हो जिस पे आपको कॉस्ट कम पड़ रही है और कंपटीशन भी बढ़ जाता है। वैसे ही मैच्योरिटी स्टेज में आपके लिमिटेड हो गए हैं, फिक्स जो है नंबर ऑफ वो हो गई हैं कंज्यूमर्स कस्टमर्स, और वहाँ पे डिमांड अच्छी खासी है, कॉस्ट भी आपकी सही आ रही है क्योंकि कंपटीशन अब ज़्यादा हो गया है, आपको सेल्स प्रमोशन पर खर्चा करना पड़ रहा है तो वहाँ पे भी कॉस्ट आपकी आएगी, और प्रॉफिट भी आपको एक तरीके से मैच्योरिटी स्टेज के बाद जो है सैचुरेशन पीरियड आ जाता है जिसमें आपको प्रॉफिट्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे, आपकी सेल कम होनी शुरू हो जाएगी। अब सेल जो है यहाँ पे अपने पीक पे होती है और वहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर जो फोर्थ आती है डिक्लाइन स्टेज, उसमें तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बचे खुचे कस्टमर जो है वो जो लॉयल हैं ज़्यादा वो उसको खरीद रहे हैं, डिमांड तो आप क्रिएट ही नहीं करना चाहते क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि आप चाहते हो कि जितना प्रोडक्ट आपके पास बचे हैं आप उनको जल्दी से जल्दी सेल कर सको या जितने कस्टमर खरीद रहे हैं उनको सेल कर सको, और यहाँ पे आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आप प्रोडक्शन ही उसका बंद कर दो प्रोडक्ट का। ये होता है पीएलसी की 4 स्टेजेस, जिसमें आपसे मार्केट इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा गया था जिसमें कॉस्ट बिल्कुल भी लो नहीं होती बल्कि हाई होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन डैश ऑल द ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन द फेलियर। आपसे पूछा गया है जेनरिक प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है या पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है। ये देखिए होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट में। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जेनरिक एक्सपेक्टेड ये प्रोडक्ट क्या होती हैं। सबसे पहले होता है जो 5 प्रोडक्ट लेवल हैं, पहली बात तो वो कि फिलिप कॉटलर ने दिए थे। दूसरा कोर प्रोडक्ट होता है जो हमें चाहिए ही चाहिए, मींस कोर प्रोडक्ट होता है जो हम बेसिक बेनिफिट लेना चाहते हैं, फुलफिल बेसिक बेनिफिट कस्टमर वांट। जैसे कि आप क्या चाहते हो, आप कहीं होटल में स्टे करते हो, आप घर से दूर हो तो आप क्या चाहते हो, अगर आप होटल में स्टे करो तो वहाँ पे आप अच्छी नींद ले पाओ, अच्छे से रेस्ट कर पाओ, वो आपका कोर प्रोडक्ट में आता है। अब जेनरिक प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोवाइड एक्चुअल प्रोडक्ट विद टेंजिबल क्वालिटीज़। अब आपको वहाँ पे अच्छी क्वालिटी भी मिले एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि आप ये सोचोगे कि अगर आप होटल में स्टे करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक अच्छा बाथरूम, उसमें बेड टॉवल्स, ये सारी जो है सर्विसेज आपको मिलेंगी, ये टेंजिबल क्वालिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, दैट वो उसमें आता है जेनरिक प्रोडक्ट में। सी कहता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में आता है ऑफर्स जेनरिक प्रोडक्ट प्लस अदर एट्रीब्यूट्स कस्टमर वांट, मींस आप टेंजिबल क्वालिटीज़ के साथ जो है और भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे कि ये सोच रहे हो कि वहाँ पे जो टॉवल्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए होंगे, जो बेडशीट्स हैं वो बहुत ही अच्छी होंगी, क्लीन होंगी, बाथरूम आपको बहुत ही क्लीन मिलेगा और जो रूम है वो बहुत ही आरामदायक होगा। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो अपने प्रोडक्ट में या अपनी सर्विस में एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट आता है गिव्स मोर देन फिजिकल प्रोडक्ट एंड सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में आपको एक सेटिस्फेक्शन मतलब ज़्यादा मिले, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले जो कॉम्पिटिटर्स से अलग करे उसको। जैसे कि आपको फ्री में स्विमिंग पूल में जाने का भी जो है ऑफर मिल गया, ये आपके लिए कैसा हो जाएगा, ऑगमेंटेड सर्विस हो जाएगी। फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या कहता है, प्रोवाइड एडिशनल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स। यहाँ पे आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एडिशनल फीचर्स मिल जाए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कैसे मिल जाए, मीन्स जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट का, कि आप कहीं जाते हो या फिर जिस होटल में आप बार बार स्टे करते हो वहाँ पे आपको सरप्राइजेज़ मिले, आप हर बार जाओ तो आपको एक नया सरप्राइज़ मिले। अभी आप गए हो तो वहाँ पे अलग तरीके के फूल फ्लावर रखे हैं, फिर अगली बार जाते हो तब आपका वेलकम करने के लिए और अच्छा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, या फिर एक्सपेंसिव वाटर आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। हर बार आपको कस्टमर डिलाइट या सेटिस्फेक्शन के लिए, आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए कुछ अच्छा देखने को मिलता है जो कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है उन्हें। तो वो किस में आ जाता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट में। जो आप फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो उस प्रोडक्ट में, वो होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट है वर्जन ऑफ प्रोडक्ट कंटेनिंग ओनली दोज फीचर्स विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन। ये हमने अभी डिस्कस किया था जस्ट कि जो ज़रूरी होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, वो किस में आता है, एक्सपेक्टेड में, ऑगमेंटेड में, जेनरिक में या पोटेंशियल प्रोडक्ट में। ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आता है कोर बेनिफिट। इसके लिए अदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोर बेनिफिट में आता है द कोर बेनिफिट इज़ द फंडामेंटल नीड्स और वांट्स दैट द कस्टमर सेटिस्फाई व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक का ले लेते हैं। द कोर बेनिफिट ऑफ अ बैंक अकाउंट कुड बी फॉर सेविंग पर्पज और लोन्स,
टू बिजनेस और इंडिविजुअल। हम क्या करते हैं, जैसे कि हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या चाहते हैं कि हम अपनी बैंक में जो हमारी सेविंग्स हैं हम उनको सिक्योर सेव कर पाएँ, और लोन के पर्पज़ से भी करते हैं, इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेसमैन हो। वो कोर बेनिफिट होता है बैंक का कि हम वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। फिर दूसरा जेनरिक प्रोडक्ट में क्या आएगा, जिसमें बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट मेड अप ओनली दोज फीचर्स नेसेसरी फॉर इट टू फंक्शन, जो कि उस फंक्शन को करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी होने चाहिए, वो आती हैं जेनरिक प्रोडक्ट में। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे आपको यूनिक अकाउंट नंबर मिले विद द चेकबुक और एन एटीएम। ये आप क्या किस में देखना चाहते हो, जेनरिक प्रोडक्ट में, जो बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए। और आपको पता होगा कि अकाउंट नंबर किसी को भी सेम नहीं मिलते हैं, वो सभी को अलग अकाउंट नंबर मिलते हैं, यूनिक मिलते हैं। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या आएगा, जैसे मैंने बताया था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने सोचा कि टावल्स बहुत साफ़ सुथरे और धुले हुए होंगे, बेडशीट बहुत अच्छी होंगी, बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। ये सारी चीज़ें हम उस प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर सर्विस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही बैंक में अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ये देख रहे हैं, ये सोचते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस पर्टिकुलर बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ उसकी जो ब्रांचेस हैं वो हर कंट्री में हो, ताकि आपको अगर किसी को मनी ट्रांसफ़र करनी है तो आप यहीं से कर दो। तो उसकी ब्रांच आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि अदर कंट्रीज़ में भी बहुत जगह पे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होगा इस बैंक के केस में। Augmented product refers to any product variation, extra features or services that help differentiate the product from its competitors। कुछ ऐसा उस प्रोडक्ट में आपको वेरिएशन मिले, एक्स्ट्रा फीचर्स मिले सर्विस में, जो डिफ्रेंशिएट, जो अलग बना दे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर्स से। जैसे कि जो बैंक है वो वर्सेटाइल मोबाइल बैंकिंग, वो एक पर्टिकुलर अपने उसी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो उसको कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है, वो किस में आ जाएगा, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। अब पोटेंशियल प्रोडक्ट की बात करें तो इंक्लूड करता है ये सारी ऑगमेंटेशन को। ऑगमेंटेशन हमने क्या पढ़ा, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्ट माइट अंडरगो इन द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन कर रहे हैं वो, और हम फ्यूचर में उसमें देखना चाहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि सरप्राइज़ मिले, जो कस्टमर है उसको कॉन्टीन्यूसली सरप्राइज़ मिले, डिलाइट कस्टमर हो प्रोडक्ट, तब क्या होगा, मस्ट बी ऑगमेंटेड, या जो प्रोडक्ट है वो ऑगमेंटेड होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको जो है एक्स्ट्रा मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट से। वो किस में आता है, पोटेंशियल प्रोडक्ट में। और ये जो पाँचों लेवल थे प्रोडक्ट के दिए किसने थे, कोटलर ने, फिलिप कोटलर ने। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ स्टेज इन बाइंग बिहेवियर प्रोसेस। बाइंग बिहेवियर प्रोसेस में कौन सी स्टेज नहीं आती। ऑप्शंस आपको गिवन है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज, इन्फॉर्मेशन सर्च, प्री परचेज इवेल्युएशन, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। ये आप से एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अभी जितने भी एमसीक्यू हमने किए हैं वो सारे ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और ट्विस्ट करके आगे भी आ सकते हैं। सो इनको डिटेल में हम इसीलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बाइंग बिहेवियर में कौन सा नहीं आता, बाइंग बिहेवियर प्रोसेस में कौन सी स्टेज नहीं आती है। वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स डेफिनेटली आती है, परचेज तो आप करते ही हो, इन्फॉर्मेशन भी सर्च करते हो। यहाँ पे प्री परचेज इवेल्युएशन नहीं आएगा, वो आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। थोड़ा सा डिस्कस इसके बारे में कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहली स्टेज होती है नीड रिकॉग्निशन। वो कैसे होगा कि पहले तो हमें नीड रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सभी का जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक है तो वो क्या सोचेगा कि कैसे मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूँ। तो अभी आजकल जो है बहुत सारी एडवर्टीजमेंट चल रही हैं कि जो च्यवनप्राश है अगर वो आप खाओगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो है नीड रिकॉग्नाइज हो रही है। वो जब ऐसे एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो जो कस्टमर है उसको अपनी प्रॉब्लम पता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी नीड रिकॉग्नाइज हुई, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो नीड रिकॉग्नाइज हुई। फिर वो इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा कि कौन से जो हैं च्यवनप्राश अवेलेबल हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च करी उसने तो उसमें भी उसको जो है 2-3 अल्टरनेटिव मिल गए, जैसे या फिर जो भी एक पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट उसको मिल गया, जो ब्रांड है वो उसको मिल गया, राइट। फिर जो है कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन भी सर्च कर ली, अब वो इवेल्युएट कर रहा है अल्टरनेटिव को। या यहाँ पे हम मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ी पहले तो एक मोबाइल फ़ोन की, एक स्मार्टफोन आपको चाहिए, ये आपको नीड रिकॉग्नाइज हुई, ये आपकी प्रॉब्लम है। फिर आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की कि कौन कौन से जो अच्छे जो स्मार्टफोन है वो अवेलेबल है मार्केट में। थर्ड आप देख रहे हो कि एक ओप्पो, वीवो, आईफोन, ये बहुत सारे जो हैं मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं, तो कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, आपके बजट के हिसाब से कौन सा अच्छा है, कौन जो है
प्राइस कम चार्ज कर रहा है और एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे रहा है, तो वो चीज़ आप जो है अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे एक दूसरे के साथ, कौन से जो है उनके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि आईफोन आप देख रहे हो या फिर कोई स्मार्टफोन आप देख रहे हो, रियलमी का है या फिर सैमसंग है, नोकिया है, किसी का भी आप देख रहे हो, तो उनको कंपेयर करोगे कि किसका सबसे ज़्यादा अच्छा है। जब आप प्राइस को भी देख रहे हो, क्वालिटी को भी देख रहे हो, इन चीज़ों को कंसीडर करके आप अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करोगे। फिर आपने एक जो है परफेक्ट अपने लिए देख लिया है स्मार्टफोन, तब आप क्या कर रहे हो, परचेज डिसीजन ले रहे हो। या जैसे ही जो च्यवनप्राश का था, आपने देख लिया कि हाँ ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और एक जैसे बॉर्नविटा की ऐड आती है जिसमें बॉर्नविटा अभी कहता है कि स्पेशली वीमेंस के लिए जो बोन्स हमारी कमज़ोर होने लगती हैं 30+ होने के बाद, तो भी जो फीमेल्स हैं उनको ये नीड रिकॉग्नाइज होगी कि हाँ हमारी जब बोन्स वीक हो गई हैं तो हमें इसको परचेज़ करना चाहिए। तो नीड रिकॉग्नाइज होने के बाद उसने इन्फॉर्मेशन भी सर्च की, इवेलुएट भी किया अल्टरनेटिव्स को, और जो है परचेज डिसीजन ले लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे काम आएगा, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर उसको परचेज करने का डिसीजन ले लेते हैं। फिर आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब फाइनली आता है कि आपने परचेज कर लिया, जो 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, च्यवनप्राश का दिया है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आप मीन्स हैप्पी हैं कि कोविड के टाइम पे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, अब स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो आफ्टर सेल सर्विस है मीन्स आप सेटिस्फाई हो उससे, आपने ख़रीदा। ऐसे ही जो बॉर्नविटा आता है स्पेशली वीमेंस के लिए, अगर तो उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में वो हेल्प करता है तो वो भी हैप्पी होंगी। अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे वो प्रोडक्ट खरा नहीं उतरता है तो पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या कहलाएगा कि वो अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। ये पोस्ट परचेज बिहेवियर में आता है कि तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीद के अच्छा किया या गलत किया, मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं चाहिए था या ख़रीद कर मैंने अच्छा किया। वो आता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर में, जिसमें हम आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में जो है बताते हैं कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट को ख़रीदने से सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली। वो आता है हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर में। ये 5 स्टेजेस होती हैं बाइंग डिसीजन प्रोसेस की, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ये भी पूछा जा चुका है कि सबसे पहले कौन सी आती है, वो होती है नीड रिकॉग्नाइज, और जैसे अभी पूछा गया था कि कौन सी एक स्टेज नहीं होती, तो प्री परचेज जो है नहीं होती है, प्री परचेज इवेल्युएशन नहीं होती, पोस्ट परचेज बिहेवियर या पोस्ट परचेज इवेल्युएशन होती है। यहाँ पे पोस्ट परचेज बिहेवियर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट परचेज इवेल्युएशन भी आ सकता है कि बाद में आप इवेल्युएट कर रहे हो कि जो आपने डिसीजन लिया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का वो बिल्कुल सही था या नहीं था। यही था आज की वीडियो में। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।